हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। ठीक है, आज हम फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री का शुरू कर दिया है आज से चैप्टर 1, तो अब इसकी भी चैप्टर की वीडियोस आएंगी जल्दी ही जल्दी। ठीक है, इस बार एग्ज़ाम एनुअल होने वाले हैं, ज़्यादातर चांस एनुअल एग्ज़ाम होने के हैं, तो इसीलिए मैंने अब सिलेबस शुरू कर दिया है। तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इतिहास लेखन की प्रवृत्ति और स्रोतों का सर्वेक्षण। तो इसमें हम देखेंगे कि इतिहास में कौन कौन से स्रोत हैं और उनका सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इतिहास किस प्रकार लिखा जाता है, इसके पूरा हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इतिहास को गढ़ने और लिखने की विधि को इतिहास लेखन, हिंदी में इतिहास लेखन और इंग्लिश में हिस्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ना और उसको लिखना जो भी है, ठीक है, वो विधि को हम कहते हैं हिस्टोग्राफी या फिर इतिहास लेखन। देन भारतीय इतिहास को भली भांति जानने के लिए सन 1784 में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, की स्थापना की गई थी। तो जब अंग्रेज़ आए भारत में, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत के इतिहास को पूरी तरह जानने के लिए एक सोसाइटी बनाई जिसे कहा गया एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1784 में। ये एक इम्पोर्टेंट डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 1784 में ये सोसाइटी बनी थी। ठीक है, देन भारत के अतीत की जानकारी साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से इकट्ठा की जा सकती है। ठीक है, तो भारत का जो अतीत है, भारत का जो इतिहास है, उसकी जानकारी किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हैं, साहित्य और पुरातात्विक। ठीक है, साहित्य जो लिखावट में लिखे हुए स्रोत मिले हैं और पुरातात्विक जो कि अवशेष मिले हैं, जैसे कि मृदभांड, सिक्के, ठीक है, मूर्तियाँ, मंदिर, ये सब पुरातात्विक में आते हैं। ठीक है, तो इनसे हम भारत का इतिहास को देख सकते थे। पुरातत्वों जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक इत्यादि, ठीक है, ये सब पुरातत्व के स्रोतों में आते हैं। शिलालेख जिन पे लिखा हुआ होता है, सिक्के, स्मारक, मंदिर टाइप की इमारतें, ठीक है, इनसे हम पुरातत्व के स्रोतों के पता लगा सकते हैं। देन बौद्ध साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जो ऐतिहासिक को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास को समझने के लिए ये स्रोत इतिहास में लिखे गए थे। ठीक है, तो आज हम इनसे अपने इतिहास को देख सकते हैं। देन आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली में लिखित थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरंभिक जो शुरुआत में जो बौद्ध साहित्य लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो पहला क्या था उसका, वाहिक और अवाहिक। ठीक है, ये दो तरह के स्रोत थे, वाहिक और अवाहिक। जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। ठीक है, तो जातक एक कथा या फिर कह सकते हैं जातक एक तरह की किताब है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, उनके पूर्व जन्म पिछले जन्म की कथा है। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट आगे का वो देखते हैं पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है जैन साहित्य। ठीक है, पहले हमने बौद्ध साहित्य पढ़े, अब जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचित थे। ठीक है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित थे और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य किस भाषा में थे। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, जैन साहित्य महावीर के काल के बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो जैन साहित्य जब महावीर थे, ठीक है, तो महावीर के काल के कौन कौन से धार्मिक और उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजनीतिक और इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सब जैन साहित्य से हमें पता चलता है। ठीक है, 8वीं-9वीं सदी में जैन साहित्य जैन धर्म और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते थे। तो 8वीं और जो 9वीं सदी का समय था, काल था, ठीक है, उस काल में जैन साहित्य जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत की, धर्म और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को प्रदान करते थे। ठीक है, अवाहिक जैन साहित्य जो अशांत प्राकृत और अशांत संस्कृत में हैं, हमें तत्कालिक विषय पर विस्तार में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अवाहिक जैन साहित्य जो थे
वो क्या थे, वो जो अशांत प्राकृत भाषा में भी थे और संस्कृत भाषा में थे जो, ठीक है। तो जो तत्कालीन विषय, जो अभी के जो विषय हैं, ठीक है, उस समय के जो विषय थे उनकी जानकारी हमें प्रदान करते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्मोत्तर साहित्य, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे धर्म के ऊपर जो साहित्य थे उनके बारे में देखते हैं। धर्मशास्त्र और स्मृति को हम धर्मशास्त्र कहते हैं, ठीक है। धर्मशास्त्र और जो स्मृति हैं, जो साहित्य टाइप के मिले हैं, ठीक है, उन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं, जो धर्म से जुड़े होते हैं। धर्मशास्त्र से हमें व्यक्तिगत, सिविल और आपराधिक कानूनों के अलावा सामाजिक व्यवहार के नियमों की किताब है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र क्या है, एक तरह के व्यक्तिगत, सिविल, आर्थिक, वो आपराधिक कानून, जिसमें आपराधिक कानून है, उनसे जुड़ी हुई एक किताब है, ठीक है, धर्मशास्त्र। और उसमें हमें सामाजिक व्यवहार के नियम भी मिलते हैं, ठीक है। उसमें सामाजिक व्यवहार के नियमों की भी किताब मिलती है। देन 12वीं सदी की कश्मीर के घटनाक्रम पर रचित कलहण की राजतरंगिन आरंभिक इतिहास की बेहतरीन नमूना है, ठीक है। तो 12वीं सदी में जो कश्मीर में घटनाक्रम हुआ होगा, ठीक है, कोई घटनाक्रम हुआ होगा, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, कलहण, ठीक है। वो एक बेहतर नमूना है धर्मशास्त्र का, ठीक है। धर्मशास्त्र का एक बेहतर नमूना है कलहण। देन नेक्स्ट पॉइंट है संगम साहित्य एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। संगम साहित्य एक प्रमुख ग्रंथ है। संगम साहित्य तत्कालीन तमिलनाडु और केरल की संस्कृतियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों का महत्वपूर्ण जानकारी को उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि क्या करता है, तमिल और केरल, दो राज्य हैं, तमिल और केरल, तमिलनाडु और केरल की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक थी और आर्थिक पक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मतलब वहाँ की जो सामाजिक स्थिति उसका जानकारी प्रदान करता है, राजनीतिक की जानकारी प्रदान करता है, आर्थिक जो पक्ष थे उनकी जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। देन विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य वे साहित्य होते हैं जिनमें विदेशियों के द्वारा जो लिखे गए थे, ठीक है। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त के दरबार के ग्रीक राजदूत मेगस्थनीय की इंडिका तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का व्यापक वर्णन करता है, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त थे उनके दरबार में एक व्यक्ति था, ठीक है, ग्रीक राजदूत था, ग्रीक का राजदूत मेगस्थनीज, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई इंडिका, जो मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल की पूरी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक गतिविधियों का व्यापक वर्णन देता है, ठीक है। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की और प्रशासनिक प्रकार की जितनी भी गतिविधियां थी उन सबका वर्णन देता है। जैसे चीनी यात्री फाहियान और हेवनसोंग के वृत्तांत, ठीक है। फाहियान और हेवनसोंग दो तरह के व्यक्ति थे, चीनी यात्री थे, उनके जो वृत्तांत थे में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के शासनकाल के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध का उपयोगी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो जो चीनी यात्री थे उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के जो शासनकाल थे उनकी सामाजिक और धार्मिक जानकारी प्रदान की है, ठीक है, अपनी किताब में। देन तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ अपनी वृत्तांत हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म में बुद्ध धर्म का प्रसार व विवरण देते हैं, ठीक है। तो तिब्बत के एक इतिहासकार हुए हैं तारानाथ, ठीक है, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। उन्होंने उसमें क्या करा, बुद्ध धर्म के बारे में पूरा का पूरा विवरण दिया, उसका प्रचार करा, ठीक है। बुद्ध धर्म कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है, बुद्ध धर्म के जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, किस तरह के वृत्तांत है, ये सब हमें उस किताब में पढ़ने को मिलता है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म में हमें मिलता है। द नेक्स्ट पॉइंट है अरब के यात्रियों ने भारतीय निवासी का विवरण किया है, ठीक है। तो अरब देश से उस समय में अरब देश से भी कई तरह के व्यक्ति आए थे, ठीक है। उन्होंने भी आके यहाँ पे अपना विवरण दिया है भारत के बारे में, ठीक है। उन्होंने भारतीय निवासियों, ये महत्वपूर्ण है कि भारत के निवासियों का विवरण दिया है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि सभा किस तरह की है या फिर स्थिति किस तरह की है, उन्होंने निवासी के बारे में विवरण दिया कि यहाँ के निवासी किस प्रकार के हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, रहन सहन क्या है, इन सब के ऊपर उन्होंने अपना विवरण दिया था। द नेक्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक स्रोतों को साहित्य स्रोतों से अधिक प्रधानता दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर साहित्यों का समय और लेखन ब्यौरा अनिश्चित होता है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत जो भी थे
उनमें साहित्य स्रोत थे उनसे ज़्यादा प्रधानता होती है पुरातात्विकों की, क्योंकि ज़्यादातर साहित्य का समय और लेखन ब्यौरा अनिश्चित होता है। ठीक है, तो जो साहित्य मिलते थे, ठीक है, उन पे ज़्यादातर पे समय नहीं लिखा होता, वो समय काल या फिर किस राजा द्वारा लिखा गया है, इसीलिए वो सब उस पर नहीं लिखा होता था। इस बात के कारण पुरातात्विक जो स्रोत थे उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। देन साहित्य स्रोत मूल रूप से जानकारी देने के स्थान पर लेखक के मन की बात प्रदर्शित करते थे। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखें जो साहित्य स्रोत थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जानकारी कम देते थे और ये बताते थे कि जो लेखक उसे लिख रहा है उसके मन में क्या है। ठीक है, लेखक के मन की ब्यौरा ज़्यादा दिया करते थे साहित्य स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हमें समय संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो पुरातात्विक स्रोत मिलते थे, सिक्के लो या फिर मृदभांड या फिर स्मारक, मूर्तियाँ, ये सब हमें समय संबंधित समस्याओं को समाप्त करने में मदद करते हैं। देन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा नालंदा के खंडरों की खुदाई करने से हमें मिली पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे इतिहास की बहुत जानकारी देते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और नालंदा, ठीक है, ये जो साम्राज्य हुआ करते थे अतीत में, ठीक है, तो उनकी खुदाई करने से क्या मिला, हमें जो पुरातात्विक स्रोत मिले उससे हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्रदान होती है। ठीक है, देन इन चीज़ों से हमें हमारे इतिहास को पुख्ता कर सकते हैं तथा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, हमारे इतिहास को पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, इतिहास को पुख्ता कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं कि इतिहास में यही सब हुआ था। ठीक है, और उसे बढ़ा भी सकती हैं। ठीक है, इतिहास को बढ़ा भी सकती हैं। शिलालेख, पत्थर के टुकड़े, खंभे, चट्टानों, तांबे की प्लेटों, इमारतें की दीवारें पर किसी नुकीली चीज़ से उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, तो शिलालेख क्या होते थे, शिलालेख क्या होता था कि किसी नुकीली चीज़ से दीवारों पर, चट्टानों पर, तांबों की प्लेटों पर, दीवारों पर, ठीक है, नुकीली चीज़ से इन्हें उत्कीर्ण किया जाता, नुकीली चीज़ से लिखा जाता था। ठीक है, मिट्टी की पट्टिकाएँ हो गई, तांबे की प्लेटें हो गई, दीवारें हो गई, ठीक है, उन सब से उन्हें उकेरा जाता था, तो उन्हें हम शिलालेख कहते थे। शिलालेख भारतीय इतिहास संबंधित हमारे ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ठीक है, तो शिलालेख क्या है, भारतीय इतिहास के संबंधित ज्ञान का सबसे विश्वसनीय। इसका मतलब है कि हम शिलालेखों पर सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कि वो पक्के हैं। देन शिलालेख अनेक भाषा जैसे पाली, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु आदि में लिखे गए थे। ठीक है, तो शिलालेख एक भाषा में नहीं लिखे गए थे, शिलालेख कई भाषाओं में लिखे गए थे, जिसमें पाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, प्राकृत भाषा भी आते हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा वह होती है जो कि जन सामान्य होती है, कोई भी व्यक्ति उसे पढ़कर समझ सकता है। ठीक है, शिलालेख हमें कुछ खास निजी या सार्वजनिक कार्यों की जानकारी देते हैं। तो ठीक है, तो शिलालेख दो तरह की जानकारियाँ प्रदान करता है, निजी और सार्वजनिक। जो सार्वजनिक कार्य हुए हैं उस सब की भी, और जो निजी कार्य हैं उन सब की भी हमें जानकारी प्रदान करते हैं शिलालेख। गुप्त काल में अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो गुप्त काल के जो शिलालेख थे वो अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा उस समय काफ़ी ज़्यादा जन सामान्य भाषा हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा अभिलेखों का निर्माण सम्राट अशोक के काल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो जो भी सबसे ज़्यादा अभिलेख बनाए गए थे वो सम्राट अशोक के काल में बनाए गए थे। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने काल में बड़ी संख्या में शिलालेखों का निर्माण किया गया था। ठीक है, उन्होंने स्तूप का निर्माण किया था अपने काल में। अभिलेख दो लिपि में होते थे, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, अभिलेख दो ही लिपि में लिखे गए, वैसे तो काफ़ी सारी लिपि में लिखे गए हैं, पर जो महत्वपूर्ण लिपि हुआ करती थी वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। उनका प्रचलन उस समय था। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि इतिहास में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अभिलेखों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो अधिकांश ब्राह्मी और खरोष्टी में भी जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अशोक की शिलालेख हमें कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि साम्राज्य व्यवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख क्या करते हैं, हमें सामाजिक कानूनी व्यवस्था तो बताते ही हैं, साम्राज्य में क्या चल रहा था, साम्राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की। ठीक है, तो उस सब के बारे में भी हमें पूरा विवरण प्रदान करते हैं। अशोक की शिलालेखों से हमें उस समय की धर्म व्यवस्था, ठीक है,
उस समय की धर्म व्यवस्था का पता चलता है, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, उसने निजी चरित्र तथा विदेशी संबंधों का पता चलता है। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख थे उनसे हमें काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है, वो भी अपने इतिहास के बारे में, जिसमें कि धर्म की व्यवस्था उस प्रकार किस प्रकार थी, ठीक है, प्रशासनिक किस प्रकार थी, विदेशों से जो संबंध थे वो किस प्रकार के थे, इन सब की हमें, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी, इन सब की हमें ज्ञान होता है। ठीक है, अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, तो अधिकांश अभिलेख किस में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्योत्तर और गुप्त काल शिलालेख के दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल जो था और गुप्त काल जो था वो शिलालेखों को दो भागों में बांटता है। राजकीय, राजनीतिक अर्थात आधिकारिक व प्रशासनिक तौर पर शिलालेख बनाए जाते थे। ठीक है, तो शिलालेख तीन तरह के उस पर बनाए जाते थे, राजनीतिक, आधिकारिक और प्रशासनिक तौर पर बनाए जाते थे। इसमें शाही उपलब्धियाँ उकेरी जाती थी। ठीक है, तो इसमें शाही उपलब्धियों को लिखा जाता था, मतलब कि राजा ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी अपने काल में। ठीक है, इन सब का विवरण उसमें दिया जाता था। इन्हें प्रशासित कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाता था, प्रशासित कहा जाता था। इनका एक अलग नाम हुआ करता था, प्रशासित कहा जाता था। देन कुछ मुख्य प्रशासतियों जैसे गौतमी बालाश्री की नासिक प्रशास्ति, ठीक है, गौतमी बालश्री की नासिक प्रशास्त्री, गुप्त राजा स्कंदगुप्त की नासिक प्रशास्त्री वेग है। ठीक है, गुप्त, तो ये कुछ प्रमुख हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको इन्हें ध्यान रखना होगा। पहली है गौतमी बालाश्री की नासिक प्रशास्त्री और गुप्त राजा स्कंदगुप्त की नासिक प्रशास्त्री वगैरह। ठीक है, ताम्रपत्र के अभिलेख भी भारी मात्रा में मिले हैं, ताम्रपत्र के अभिलेख भी भारी मात्रा में मिले हैं। ताम्र अभिलेख, ठीक है, अधिकांश ताम्र अभिलेख दान भूमि का विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो ताम्र अभिलेख में हैं वो क्या करते हैं, वो दान भूमि का अभिलेख प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो भूमि उस काल में दान दी गई थी उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा इससे तरिया भी लिखी जाती थी। ठीक है, इसे तथा इसमें तारीख, सर ये तारीख है, ठीक है, इसमें तारीख भी लिखी जाती थी, उस काल की तारीख भी हमें पता चल जाती है। देन राजकीय की तुलना में निजी शिलालेख अधिक मिले हैं। ठीक है, राजकीय की तुलना में निजी शिलालेख अधिक मिले हैं। देन अधिकांश शिलालेख मंदिर की दीवारों, पत्थर तथा उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, तो अधिक शिलालेख कहाँ मिले, मंदिर की दीवारों पर मिले हैं, उन्हें वहाँ पे उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सेकंड पार्ट में हम सिक्कों के विवरण पता करेंगे और साहित्य जो स्रोत थे जो मिले हैं उनके ऊपर हम विवरण में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।